Being Gadha, teach me, I'll remember. Being Gadha, involve me and I learn. Hello Gadhas, सब्सक्राइब कर दो यार। शुरू करते हैं चैप्टर 3 किनशिप, कास्ट एंड क्लास, जिसे प्यार से तुम बुलाते हो महाभारत वाला। सोर्सेस। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? हर बार चले आओगे तो कब तक स्वागत करें तुम्हारा? हिस्टोरियंस यूज करते हैं टेक्सचुअल ट्रेडिशंस, जिनमें लिखे होते हैं नॉर्म्स ऑफ सोशल बिहेवियर, सिचुएशंस एंड प्रैक्टिसेस, और इन सब टेक्स्ट को इकट्ठा करके उस टाइम की प्रैक्टिसेस और एटीट्यूड्स के बारे में जानते हैं। महाभारत जो है वो एक कोलोसल एपिक है, यानी काफ़ी लेंदी है। इसमें 1 लाख से भी ज़्यादा श्लोक हैं और इसमें अलग अलग सामाजिक श्रेणियों और परिस्थितियों के बारे में बताया है। महाभारत की पूरी रचना में 1000 ईयर्स लगे। महाभारत बेसिकली एक स्टोरी है अबाउट 2 वॉरिंग कजन्स। वॉरिंग कजन से तो यार मुझे उन वॉरिंग आंटियों की याद आ गई। फिर 3rd सेंचुरी से इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट्स होनी शुरू हो गई। इन वॉरिंग कजन्स के बारे में सुना ही होगा, पांडवास और कौरवास। क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, कैसे अलग अलग लिपि में लिखी गई महाभारत को इकट्ठा किया, पूरा क्रिटिकली एनालाइज किया, वेरिएशंस देखी, अलग अलग लिखी गई महाभारत में कॉमन चीज़ें देखी, ये सब। तो पहला पॉइंट 1919 में वीएस सुखथंकर, जो कि एक संस्कृत विद्वान थे, उनके अंडर कई सारे स्कॉलर्स ने मिलके ये क्रिटिकल एडिशन बनाने का काम अपने सिर लिया। पहले इन्होंने क्या किया, अलग अलग लिपि में लिखी गई महाभारत के संस्कृत मैन्यूस्क्रिप्ट्स को कलेक्ट किया। उसके बाद इनको एक दूसरे से कंपेयर किया और जो श्लोक ज़्यादातर कॉमन थे उनको सिलेक्ट किया। इस पूरे प्रोजेक्ट में 47 ईयर्स लग गए, मतलब महाभारत लिखने में 1000 साल और उसका क्रिटिकल एडिशन प्रिपेयर करने में 47 ईयर्स। इस पूरे प्रोजेक्ट में 2 बातें उभर के आईं। पहला, अलग अलग संस्कृत वर्जन्स में बहुत से कॉमन एलिमेंट्स थे, और दूसरा कि कुछ सेंचुरीज के दौरान बहुत सी रीजनल वेरिएशंस भी देखने को मिली। इन वेरिएशंस को फुटनोट्स और अपेंडिसेस में डाल दिया गया। 13,000 पेजेस में से आधे तो फुटनोट्स ने ही घेर लिए थे। कई बार पढ़ने वाले को इजी बनाने के लिए और इंश्योर करने के लिए कि ऑथर का जो बताने का मतलब है वो चेंज ना हो, तो ये अपनी तरफ से भी कुछ ऐड ऑन कर देते थे, जिसे हम अभी इस चैप्टर के एंड में देखेंगे। इनको लिखा गया संस्कृत में, ब्राह्मण्स के द्वारा और ब्राह्मण्स के लिए। तो अब इसको स्टडी करते टाइम ऐसा माना गया कि जो भी लिखा है टेक्स्ट में वो एक्चुअली उस टाइम पे होता था, क्योंकि अब कहाँ तक पकड़ेंगे कि तू झूठ बोल रहा है, नहीं तू झूठ बोल रहा है, वैसे ही सब माहिर हो गए झूठ बोलने में। तो इन्होंने ऐसा मान लिया था कि जो भी टेक्स्ट में लिखा हुआ है वो एक्चुअली में प्रैक्टिस होता है, तो तुम भी मान लो। मैं तो नहीं मान रहा। ये टेक्स्ट अथॉरिटेटिव थे, यानी डिमांडिंग थे, तो इनको क्वेश्चन भी किया जाता था और कभी कभार रिजेक्ट भी किया जाता था। अब वेरिएशंस थी फैमिली में। वेरिएशंस तो होती है, कुछ की फैमिली बड़ी अच्छी होती है। अंजुमन में आपको, इस अंजुमन में आपको खाना है बार बार। किचन में कड़ी बात ये पका के चली आई, मिल जाए थोड़ी दाल तो बधाई है बधाई। अरे हाँ, पात्रा भी है, ढोकला भी है, कुल्फी भी है। हाँ, किचन में कड़ी बात ये पका के चली आई, मिल जाए थोड़ी दाल तो बधाई है बधाई। और कुछ की फैमिली में, बट इन माय केस मेरी मौत की जिम्मेदार भी मेरी फैमिली ही है। फैमिली में कितने लोग हैं, जैसे कई में सिर्फ तुम्हारे भाई बहन और मम्मी पापा होते हैं, और कुछ में चाचा ताऊ सब आ जाते हैं।
जिस तरीके की एक्टिविटीज़ फैमिली करती थी वो वेरी करता था। जो एक फैमिली है वो फूड और रिसोर्सेज शेयर करती हैं, जिस तरीके के उनके रिवाज थे, जो वो रिचुअल्स फॉलो करते थे, उनमें वेरिएशंस थी। कुछ सोसाइटी कज़न को खून का रिश्ता मानती थी और कुछ फैमिलीज खून का रिश्ता नहीं मानती थी। फैमिली क्या होती है? खानदान का एक छोटा सा हिस्सा फैमिली है, और ये जो प्यारे से रिश्तेदार होते हैं उनको कहा गया है किनफोक। तो फैमिलीज आर अ पार्ट ऑफ लार्जर नेटवर्क्स ऑफ रिश्तेदार। फेमिलियल टाइज खून के रिश्ते और नेचुरल माने जाते हैं, और मुंह बोले रिश्ते तो नेचुरल होते ही नहीं है। और कज़न्स की बात करें तो अभी बताया था कि कुछ फैमिलीज कज़न्स को खून का रिश्ता मानती थी और कुछ नहीं मानती थी। इतने खून के रिश्ते आ रहे ना, मुझे तो एकता कपूर जैसी फीलिंग आने लगी अपने आप को देख के। आइडियल ऑफ पैट्रिलिनी। पैट्रिलिनी मतलब क्या होता है? डिसेंट फ्रॉम पापा टू बेटा। पी फॉर पापा, पी फॉर पैट्रिलिनी। ऐसी मैट्रिलिनी क्या होता है? मम्मी की साइड से, तो एम फॉर मम्मी, एम फॉर मैट्रिलिनी। जब फादर की डेथ हो जाती है तो जो उनके बेटे थे वो रिसोर्सेज उनके हो जाते हैं। ये सिर्फ नॉर्मल लोगों में ही नहीं, लेकिन राजाओं की फैमिली में भी होता था। ये ऋग्वेदा में दिए गए मंत्राज में भी बताया गया है। लेकिन रुको जरा, कभी कभार कोई बेटा ही नहीं हो तो, या कई बार विमेन भी पावर में होती थी, जैसे कि प्रभावती गुप्ता, जो अभी हमने पॉइंट पढ़ा कि फादर के बाद सन को चला गया। कभी कभार अगर बेटा ना हो तो भाई को भी जा सकता था। अब जैसे अगर किसी की सिर्फ बेटी हो और बेटा हो ही ना, तो मान लो कि उसके दामाद को यानी उसके लाला जी को चली गई। अरे बाबा, बिहार के लाला, यह हुई बात, शाबाश। तो कभी कभार बाकी रिश्तेदार भी गद्दी पे आ सकते थे, उनके पास भी रिसोर्सेज जा सकते थे। रूल्स ऑफ मैरिज, जैसे बेटे पैट्रिलिनिएज के लिए इम्पोर्टेंट थे, वैसे बेटियां नहीं थीं। उनको घर के रिसोर्सेज पे कोई हक नहीं था। उनको अपनी किन के बाहर शादी करना अलाउड था, जिसे एक्सोगैमी कहते हैं। किन के बाहर शादी करना इज एक्सोगैमी। आउटसाइड है तो एग्जिट, तो इसीलिए एक्सोगैमी। और किन के अंदर शादी करना क्या है? एंडोगैमी। इनसाइड तो इन एंडोगैमी। फादर की ड्यूटी होती थी कन्यादान करना। इसके अलावा ब्राह्मण्स ने ब्राह्मण्स के लिए और बाकी सोसाइटी के लिए सोशल बिहेवियर के नॉर्म्स लिखे थे, जिनको संस्कृत टेक्स्ट में circa 500 BCE के टाइम पे कंपाइल किया गया, जैसे धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में। इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है मनुस्मृति, जिसको 200 BCE और 200 CE के बीच में कंपाइल किया गया। धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र में मैरिज की 8 फॉर्म्स बताई गई हैं, अष्ट विवाह जिसे कहते हैं। गोत्र किसी वैदिक पैगंबर के नाम पे रखे जाते थे। जो सेम गोत्र के होते थे वो उन वैदिक सीर के डिसेंडेंट्स माने जाते थे, जिनके नाम पे वो गोत्र का नाम पड़ा। 2 इम्पॉर्टेंट रूल्स थे। पहला, शादी के बाद जो लड़की है वो अपने पापा का गोत्र छोड़कर अपने पति का गोत्र एडॉप्ट करेगी। और दूसरा कि सेम गोत्र के लोग शादी नहीं कर सकते। ये सब फॉलो होता था या नहीं, एक तरीका ये जानने का था उनके नाम को कंसिडर करना। कभी कभी नाम गोत्र पे रखे जाते थे। कुछ सातवां रूलर्स पॉलिगनस थे। पॉलिगनस मतलब विद मोर देन 1 वाइफ। यहाँ लोगों से एक नहीं संभल पा रही, इनके पास मोर देन 1 वाइफ थी। ऐसे ही बताओ मोर देन 1 हस्बैंड को क्या कहते हैं? जिन आंटियों ने सातवां रूलर्स के साथ शादी की थी, उनसे ये भी पता चला है कि ये उनमें से बहुतों के नाम गोत्र पे रखे गए थे, जैसे गौतमा और वशिष्ठ। तो ये बताते हैं कि उस टाइम एंडोगैमी चलती थी। एंडोगैमी यानी इन, तो किन के अंदर शादी करना। रोल ऑफ मदर्स का रोल 3 पॉइंट में ही समाप्त हो जाता है। पहला पॉइंट, सातवां रूलर्स वर आइडेंटिफाइड थ्रू मेट्रोनिमिक्स। अच्छा, मैंने ना इन दीदी से बड़ी सारी इंस्पिरेशन लेके मन पढ़ना सीखा है, ट्राई करूं? पहला पॉइंट पढ़ने के बाद तुम्हारे मन में आया होगा ये सवाल कि मेट्रोनिमिक्स क्या होता है, और यह देखकर आप चौंक गए ना कि यह कैसे संभव है। यदि दोस्तों आपको लगता है कि मैं सही हूँ तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
तो मेट्रोनिमिक्स का मतलब क्या होता है? नेम्स डेराइव्ड फ्रॉम दैट ऑफ मदर्स। और तीसरा पॉइंट, सातवाहना के केस में सक्सेशन टू द थ्रोन वाज जनरली पैट्रिलिनियल। पहले पॉइंट में आइडेंटिफाइड की बात हुई है तो मेट्रोनिमिक्स से, लेकिन थर्ड पॉइंट में कहता है कि सक्सेशन जो था वो पैट्रिलिनियल ही था। होमवर्क क्वेश्चन, पहला, मोर देन वन वाइफ को क्या कहते थे? दूसरा, मोर देन वन हस्बैंड को क्या कहते थे? ये हमें अभी द्रौपदी के केस में भी देखने को आएगा। और तीसरा कि महाभारत को कितने साल लगे कंप्लीट होने में? यहाँ हम महाभारत के क्रिटिकल एडिशन के बारे में पूछते हैं, तो महाभारत के क्रिटिकल एडिशन को प्रिपेयर करने में कितना टाइम लगा?